फिटनेस पर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सुना आपने, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के अमेठी लौटने के इस एक बयान ने कई समीकरणों के नए सिरे से बनने बिगड़ने की भविष्यवाणी कर दी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या वाकई राहुल गांधी अमेठी में फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे? क्या वाकई प्रियंका गांधी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला ले सकती हैं? यहां मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते संसद सत्र खत्म होने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले वायनाड गए थे और उन्होंने वहां वायनाड से अपने रिश्तों की बात भी की थी। ऐसे में क्या अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस काडर का जोश हाई करने के लिए है? और क्या ये प्रियंका गांधी को मोदी से टक्कर ले सकने वाला नेता बताने के पीछे सिर्फ एक माइंड गेम है? अगर वाकई राहुल अमेठी से और प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव को कांग्रेस का यह फैसला किस हद तक मंजूर होगा? कहीं यूपी में भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन में पेच तो नहीं आ जाएगा? राहुल गांधी अगर वायनाड के बदले अमेठी चुनते हैं तो इससे कांग्रेस के दक्षिण कार्ड का क्या होगा? अगर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी में फिर से चुनौती देने का फैसला राहुल गांधी करते हैं तो ये उनका मास्टर कार्ड होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा या राजनीतिक मिसकैलकुलेशन होगा? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। यहां है आज सवाल पब्लिक का इसी बयान से आज शुरू होता है। अजय राय पूर्वांचल के तेज तरार कांग्रेस नेता हैं। उन्हें कल यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अजय राय की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान ये है कि उन्होंने 2014 और 2019 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी को टक्कर दी थी। हालांकि दोनों चुनावों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन अब की बार उन्होंने खुद के बदले प्रियंका गांधी के ऊपर दाव लगाने पर रजामंदी बता दी है। उनके बयान में प्रियंका गांधी के वाराणसी से लड़ने की बात तो फिर भी इफ्स एंड बट्स के साथ है, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी लौटने का दावा तो बिल्कुल खम ठोक कर दिया। सुनिए अजय राय का पूरा बयान। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपया का चीनी कहा गया? जनता को जवाब दे। अजय राय का बयान ऑप्टिक्स के नजरिए से तो बहुत जोशीला है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी का चुनाव हारने के बाद अमेठी में कोई ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं पिछले 4-5 सालों में। अमेठी का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने तकरीबन 29 महीने बाद दिसंबर 2021 में अमेठी का पहला दौरा किया था। इससे पहले फरवरी 2021 का राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में भी आया था। इस बयान में राजनीतिक मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को लेकर जो कमेंट किया था उसे बीजेपी ने उत्तर भारतीयों का अपमान बताया था। सुनिए राहुल गांधी का वही बयान। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics.
And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के उलट अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। 2014 में स्मृति को अमेठी में राहुल गांधी के सामने हार मिली थी, लेकिन राहुल गांधी की जीत का अंतर 2009 के मुकाबले कम हुआ था। 2009 में 4 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले राहुल गांधी 2014 में स्मृति ईरानी के सामने 1 लाख वोटों के अंतर से ही जीत सके थे। राहुल गांधी को राजनीतिक जवाब देने में स्मृति ईरानी सबसे आगे रहती हैं। बीते संसद सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के ठीक बाद स्मृति ईरानी ने सरकार के पक्ष रखते हुए राहुल गांधी को घेरा था। सुनिए स्मृति ईरानी ने उस वक्त संसद में क्या कहा था। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। स्मृति ईरानी जहां बतौर सांसद प्रतिनिधि अमेठी के मसलों पर मुस्तैद रहती हैं, वहीं राहुल गांधी ये संकेत देते हैं कि वायनाड उनका मजबूत गढ़ है। 12 और 13 अगस्त को राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर थे। वहां राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी मुझे 50 बार भी डिस्क्वालीफाई कर दे तो भी मेरा रिश्ता वायनाड से बना रहेगा। सुनिए वायनाड से अपने रिश्तों पर राहुल गांधी का यह बयान। That the more they try to separate you and me, the closer we will become. If you disqualify Rahul Gandhi, his relationship with Wayanad will become even stronger. I am very happy when I come to Wayanad. I have a relationship with people of Wayanad, regardless of which party they belong to. Of course, we have an ideological difference with the left. But when I was disqualified, the entire Wayanad supported me. And I consider the entire Wayanad to be part of my family. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का बयान गंभीर माना जा सकता है या ये सिर्फ माइंड गेम है। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी अगर अमेठी और प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या इससे इंडिया गठबंधन की संभावनाएं मजबूत होंगी। सवाल नंबर 3, राहुल गांधी का अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने का फैसला अगर लिया जाता है तो ये राहुल गांधी का कद बढ़ाएगा या नुकसान की आशंका ज्यादा बढ़ाएगा। यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, हमारे साथ कांग्रेस के नेता शुभ्रांश राय जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभ्रांश राय जी, पहले तो ये बताइए कि ये क्या माइंड गेम है जो आज अजय राय ने पहले दिन कमान संभाली तो कुछ ना कुछ बड़ा कहना था सो कह डाला। क्या ये बयान इस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए या वाकई राहुल गांधी अमेठी में वापसी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश से लड़ना ना सिर्फ जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए, बाकी जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भी आप एक मैसेज दे रहे हैं। देखिए, भारत के लोगों से ही भारत बनता है और भारत को ही इंडिया कहते हैं नविका जी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी लाल किले की प्राचीर से 3 दिन पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भविष्यवाणी करते हुए अपने मन से सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोला था, माय 3rd टर्म इज गारंटेड। तो ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के शिकार प्रधानमंत्री जी थे कि चुनाव से पहले ही अपने आप को उन्होंने चुन लिया
उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान संविधान में बसता है और लोकतंत्र जो है वो चुनाव के माध्यम से चिन्हित होता है। रही जहां तक बात आपने बनारस का जिक्र किया, अजय राय जी का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता बार बार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि जो अमेठी के लोगों से वायदा किया था स्मृति ईरानी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने अमेठी के लोगों को ठगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगा। क्या है आपको पता है वो उनके 13 रुपए किलो वाली चीनी जो कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही, हमने तो नहीं देखा। उस बात पर उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि आप कमल के बटन पे वोट करिए और चुनाव के बाद यहां 13 रुपए किलो की चीनी बिकेगी। नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट क्या हुआ, स्मृति ईरानी जी के अंदर एक बड़ा घमंड आ गया। एक पत्रकार ने अभी उनसे सवाल पूछ लिया, अगले दिन उस बेचारे गरीब पत्रकार की नौकरी चली गई। तो देश बदलाव मांग रहा है और बिल्कुल आप सत्य कहती हैं, वक्त हालात कुछ ऊपर नीचे होने के बावजूद भी घर परिवार कोई नहीं छोड़ता है। अमेठी जो है वो राहुल गांधी का घर है, बिल्कुल वहां से वापसी करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाह रही है। और जो आपका एक अगला शब्द है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, बिल्कुल जाता है जी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल प्राथमिकता पे होगा, प्रायोरिटी पे है। और बाकी अमेठी के लोग अगर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, तो भैया नेता का फर्ज होता है कि अपने वोटर और अपने जनता जनार्दन का सम्मान करे, और यही शायद काम राहुल जी भी करेंगे। चलिए शुभ्रांशु जी, बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कुछ बता दूं आपको कि आपका जो ये दल है, इंडिया का गठबंधन है, इसमें एक राज्य में एक पत्रकार को गोली से मार दिया गया है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ, अधिकारी देख रहे हैं। हाँ, और अधिकारी देख लेंगे। अब नहीं तो आप ये जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? एक दूसरे अगर एक पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया स्मृति ईरानी जी ने, उसको जस्टिफाई क्यों करना? वहां भी गलत हुआ, वहां भी गलत हुआ। शुभ्रांश राय जी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको 90 सेकंड दिए, 10 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। और पत्रकारों की अगर बात हो रही है तो मेरी बात का वजन ज्यादा होना चाहिए बजाय आपकी बात का, क्योंकि आप तो फिर भी नेता हैं, मैं पत्रकार हूं। और मैं ये भी बता दूं कि आप ही के इंडिया गठबंधन के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टोरी की इस चैनल ने, टाइम्स नाउ नवभारत ने तो एंट्री बंद करवा दी विधानसभा के अंदर, अपने दफ्तर अपने घर में नहीं, विधानसभा के अंदर। और ये लोग तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। अब ये अगर आपकी राय है तो ये आपकी राय हो सकती है, ये कम से कम पब्लिक की राय नहीं है। लेकिन मैं वापस डिबेट पर आती हूं। और नहीं, अजय आलोक जी, यहां पर सारी देश को बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से डरना चाहिए। अब मुझे यह बताइए कि क्या राहुल गांधी कभी कहेंगे कि मैं वायनाड से लड़ूंगा लेकिन हार जाऊंगा? तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि मैं अगली बार भी आऊंगा, तो क्या कहते? ये कहते हैं कि नहीं, मैं अगली बार शायद नहीं आऊंगा क्योंकि इंडिया गठबंधन बढ़ गई है। ये किस तरह की बातें कर रही है विपक्ष की पार्टियां? देखिए नविका जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा जो मुझे बहुत अजीब लगा, यूपी का कांग्रेस कैडर को उत्साहित करने के लिए बात कही है। यूपी में कांग्रेस का कैडर बचा कहां है? कहां कैडर? 2.25% वोट आए थे 2022 के चुनाव में। अभी अमेठी बोल रहे हैं। भाई साहब जब पता कर लीजिएगा, अमेठी विधानसभा में 7.4%, 14,223 वोट आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो कैडर बचा कहां अमेठी? राहुल गांधी को तो देख के मुझे एक शेर याद आता है बसर का, कि न जाने जिंदगी किस तरह बसर होगी, न जाने जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा है आजकल मोहब्बत में। कंफ्यूज हो गए बेचारे, वायनाड जाएं, अमेठी जाएं, राजनीति से ही विमुख होते जा रहे हैं। बस देश का काम करते रहेंगे। वायनाडी सेफ बैठे मुझे लगता है, और अमेठी लड़ना है तो आइए, सर फोड़ने के लिए हमने थोड़ी ना मना किया है, मारिए दीवार पे सर। क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पे इतनी बड़ी चट्टान बन चुकी है कि जितनी बार उनसे टकराएंगे सर तो फूटेगा। अब राजनीतिक सर फोड़ने की प्रतिद्वंदता में राहुल गांधी एक चीज में नंबर 1 जरूर आएंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदता में अपना सर कैसे फोड़ना है ये देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी उसमें नंबर 1 आते हैं। बहरहाल मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि उनका बिल्कुल विवेक है, कांग्रेस पार्टी का विवेक है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े, उनके दल को तय करना है। हमें कुछ नहीं कहना है। हमें तो बस ये कहना है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनके साथ भी तो मिलकर लड़ रही थे ना 2017 में, वो 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। उसके बाद भी नतीजा जानते हुए भी ये सब अरमान निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, स्वागत है।
और जहां तक रही प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि तीसरे टर्म में आएंगे तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की जनता को प्रधानमंत्री पे भरोसा है, और वो भरोसा निकलता है क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने काम पे भरोसा है। प्रधानमंत्री अपने काम को गिनवाते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी के 10 काम गिनवा देते तो शायद हारते नहीं 2019 में। एक भी काम को गिनवा नहीं सके। स्मृति जी की चीनी याद आ रही है आपको, 13 रुपए प्रति किलो स्मृति जी की चीनी याद आ रही है, लेकिन स्मृति जी ने जितना काम करवाया है वो नहीं दिख रहा है। आज जो यहाँ पे एमिनेशन फैक्ट्री जो इतने साल से आपने पढ़ा के सड़ा दिया था वो आपको नहीं दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज की जमीन जो गांधी परिवार ने हड़प ली वो निकल के वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये नहीं दिखता है। अरे तो वो छोड़ दीजिए साहब, जिला कलेक्टर जिला मुख्यालय नहीं था अमेठी में। कब से अमेठी का रिप्रेजेंटेशन गांधी परिवार कर रहा है? राजीव गांधी के समय से, और तब अमेठी का ये हाल। सिंगल रोड की सड़क थी, लखनऊ से आने जाने में 5 घंटे लगते थे। ये तो हाल खराब का जवाब की उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, केंद्र की भी सरकार थी। राहुल गांधी 2004 से बने सांसद, क्या किया अमेठी के लिए? यही तो लोग पूछ रहे हैं। अब जमाना गया कि हाथ हिलाए और वोट ले लिया, अब वो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के नाम से तो एक ही काम आता है, जय भ्रष्टाचार, जय भ्रष्टाचार, जय भ्रष्टाचार करते रहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, अब साइकिल पे हाथ होगा या हाथ पे साइकिल होगा पता नहीं, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी क्या इंडिया के पूरे जो गठबंधन है उसको भी मैसेज दे रहे हैं? अगर अमेठी से चुनाव लड़ें और अमेठी से राहुल गांधी और वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी तो मैसेज तो यही है कि भाई कांग्रेस बड़े भाई हैं और गठबंधन में कांग्रेस प्रधानमंत्री के दावेदार भी देंगे, तो बाकी घटक दलों का क्या होगा? वैसे मान गए आपको भी कमाल का आप भी बात करते हैं, मतलब उल्टा भी चल रहे हैं सीधा भी चल रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का देखिए, अभी से उन्होंने हार मान ली है, अब शेर और शायरी सुनाने लग गए हैं। जब फुर्सत में आदमी होता है, जब उसे लगता है आगे आने वाले दिनों में 7-8 महीने बाद शेर और शायरी करना है तो वही उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गए हैं, हम लोग नफरत का पहाड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन मोहब्बत का गुणा, मोहब्बत के गुणा को करना जानते हैं। आपको हो सकता हुआ ये पहाड़ा, चूंकि आपको आएगा नहीं। अब सवाल यह है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता देखो भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, कितनी चिंता है कि भाई इंडिया में कौन कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस लिए लड़ेगा। अरे भैया, ये इंडिया है, राष्ट्र के मुद्दों पे सब एक हैं, जो जहां से लड़ेगा वहीं से जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं हाथ में क्या होगा? हाथ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ होगी, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर से और देश के अंदर से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में राष्ट्र के मुद्दों पे कभी बात नहीं की। ये महिला समस्या पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, किसान की समस्या पे बात नहीं करते, युवाओं की समस्या पे बात नहीं करते। इतनी देर भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, लेकिन जनता की समस्याओं की बात नहीं की। विपक्ष की चिंता है, विपक्ष के गठबंधन की चिंता, लेकिन जनता की चिंता नहीं। हमें जनता की चिंता, जनता के मुद्दों पे एक है और जनता के मुद्दों पे उखाड़ फेंकेंगे, चिंता मत कीजिए। जनता के मुद्दों पे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फिर पेड़ के नीचे बैठ के शायरी पढ़ना, जितनी चाहे उतनी शायरी पढ़ना, 2-4 किताबें शायरी की हम और भेज देंगे, फिर और दूसरा काम बचेगा ही नहीं, शायरी पढ़ना बचेगा। और कम पड़ जाए शायरी तो और भेज देंगे, 5 साल 10 साल आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा तो आपको आना नहीं सत्ता में। क्योंकि जनता के मुद्दों की जो बात नहीं करता, जनता उसको उखाड़ के फेंक देती है। ये देश है, देश में कोई कहीं से भी लड़े, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, जनता जहां जिसको चुनेगी चुन लेगी। लेकिन आपको चिंता क्यों रहती है भैया? हमने तो नहीं पूछा आप कहां से लड़ेंगे, आपके पर नेता कहां से लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा? हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि हाजीपुर से पासवान, चिराग पासवान जी लड़ेंगे? हमने तो नहीं पूछा कौन कहां से लड़ेगा। हाजीपुर में चचा कह रहे हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हम लड़ेंगे, दोनों में गुत्था गुत्थी चल रही है, खींचातानी चल रही है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है कौन कहां से लड़े। हमें जनता की है कि जनता को कैसे हम लाएं रास्ते में, जनता को कैसे हम सहूलियत दे पाए, जनता को कैसे गर्मी में राहत, गर्मी से मिले, ठंड में ठंड से राहत मिले, बारिश में बारिश से राहत मिले, कैसे अपने जीवन को सुखमय बना पाए, जनता कैसे खुशहाल हो, हमें इसकी चिंता है। मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, हमें चिंता है। चिंता है यहाँ पे बेटियों के साथ अन्याय होता है, दिल्ली के अंदर हमें चिंता होती है। अनुराग जी इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे भी बोलने का वक्त देंगे। आप तो लगता है 2024 का इंतजार भी नहीं करेंगे, आज ही उखाड़ के फेंक देंगे सबको। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 में आप हारे, 2019
2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, अभी आप लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हारे, लेकिन बाय गॉड कॉन्फिडेंस इतना है कि क्या बताएं, एकदम छा गए आप। हाँ, और दूसरी तरफ मैं बताना चाहती हूँ 2014 के चुनाव में कितनी सीटें थी? आपकी कितनी सीटें थी? 5। बहुत समझदार हैं। आपकी 2019 में कितनी सीटें थी? 5। और कांग्रेस की कितनी सीटें थी? अब इसका जो पूरा एनालिसिस है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, घमंड किसका और घमंडिया कौन? ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ये कहें तो घमंड नहीं होता, प्रधानमंत्री कहें कि मैं फिर से आऊंगा तो घमंड हो जाता है। ये कौन सा लॉजिक है, बता दीजिए। देखिए नवकिया जी, कोई भी नेता जो होता है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार एड्रेस करता है। ये कोई इंटरवल नहीं होता है राजनीति में कि अच्छा चलो भाई कुछ घूम आते हैं, कोई विदेश यात्रा कराते हैं, कहीं कुछ और कराते हैं, और मैं मतलब कौन घमंडिया है ये तो जनता तय करेगी। ये राजनेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें याद दिला देता हूं। प्रियंका गांधी जी प्रभारी महासचिव बनी थी, आधा उत्तर प्रदेश उनके जिम्मे था। यहां से लैंड करती हैं वो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पे लखनऊ, और मेट्रो के नीचे नीचे उनका काफिला चलता है, बड़ा शानदार काफिला, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। तय हुआ कि अब प्रियंका जी छोड़कर नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी का एक भाषण बोनट पे बड़ा मशहूर हुआ था कि सारे हवाई नेता अब खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, प्रियंका जी को यहीं छोड़कर जाऊंगा, प्रियंका उखाड़ फेंकेगी सबको। ये 2019 था। उसके बाद कहा गया उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, प्रियंका जी के लिए लखनऊ में घर खोजा जा रहा है। शायद शीला कौल जी का कोई घर था लखनऊ में, उसकी रंगाई पुताई सफेदी उफेदी भी शुरू हुई थी। क्या हुआ? न घर का पता चला, न सफाई का, न प्रियंका का। प्रियंका जब महासचिव थी तो 2 सीट हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, 1 रह गई, भाई की सीट नहीं बचा पाई। ये जानना जरूरी है। 2019 चुनाव के पहले तब अजय राय खुद उम्मीदवार थे। प्रियंका के लोगों ने खबर फैलाई कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, और मैंने तब भी टीवी चैनल पर कहा था कि समझदारी ये होती कि वो अपने नेहरू जी की सीट पर फूलपुर से चुनाव लड़ती और मजबूती से लड़ती। लेकिन एक और घटना याद दिला देता हूं, प्रयागराज से उनकी एक यात्रा शुरू हुई थी, उसमें प्रमोद तिवारी की बेटी जो विधायक है मोना मिश्रा वो भी थी, और जो एक भारतीय जनता पार्टी से नेता चली गई थी ताजा वो भी थी। ये सब लोग नाव से चले, नाव भी जाने कहां चली गई, यात्रा भी जाने कहां चली गई। ये मैं 3 आपको घटनाएं बता रहा हूं। अब अजय राय जी को शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि होता क्या है कि आपकी पार्टी अच्छी हो, कार्यकर्ता अच्छा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। कांटों का ताज है ये। अजय राय बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन सबको जान लेना चाहिए कि मूलतः भाजपाई हैं वो। 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, टिकट नहीं मिला, सपा में गए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, 1 उपचुनाव जीते, लेकिन उसके बाद हार रहे हैं। हालांकि काशी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो हारना तय था। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात अजय राय या संजय राउत की बजाय राहुल गांधी के मुंह से आनी चाहिए थी। और सच ये है कि कोई भी अगर नेता होगा तो उसको ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। उस दिन जब वो फिर से सांसद बने थे, डिस्क्वालिफाइड से एलिजिबल हो गए थे, क्वालिफाइड हो गए थे, तो उनको कहना चाहिए था कि मैं दोनों जगह जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों होती है, लेकिन उनको तो याद है भाई उत्तर वाले कुछ करते नहीं, रिफ्रेशिंग हो गया। अमेठी जाने की बात राहुल गांधी करते तो आज इस बहस में दम होता, इस चर्चा में तत्व तो निकलता। लेकिन जब दूसरे लोग करते हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेसी कह रहे हैं भैया आ जाओ, थोड़ी ताकत दे दो, भागो मत। ये किसी भी नेता के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं, उसके कार्यकर्ता का मनोबल बहुत सारी आपने एकदम सटीक एनालिसिस की, और सुभ्रांश राय जी मैं इस पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूं। और आशुतोष जी आज बोलने से पहले अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज जनता सुनना चाहती है। तो आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी एक बार तो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, चलिए कोई बात नहीं, लोग दूसरी सीट से भी लड़ा करते हैं। अब वायनाड गए तो बोले कि मैं उत्तर की तो पॉलिटिक्स कर चुका हूं, वायनाड आना मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है।
यानी कि उत्तर की पॉलिटिक्स का उन्होंने एक तरह से बैंड बजा दिया। और अब वायनाड से वापस जब अमेठी जाएंगे तो अमेठी की जनता उन्हें क्या कहेगी, नंबर 1। नंबर 2, पार्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसी पालना क्या एक सही तरीका है, राजनीति में इसकी सफलता मिलती है, यह भी एक मुद्दा हो सकता है। और तीसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो रन रहा है पूर्वांचल को लेकर, वो सबने देखा है। क्या इस बार अमेठी और वाराणसी एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अजय राय जी का, जैसा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं, या वाकई अमेठी वापस आने के लिए और अपने हौसले बुलंद करके प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के लिए राहुल गांधी ऐसा करेंगे? नविका, 3-4 चीजें हैं। पहली बात, राहुल गांधी को मेरे ख्याल से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वायनाड से अगर चुनाव लड़ा है और वहां से जीते तो ना वायनाड में ही रहना चाहिए। अमेठी में कोई और चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी इतने ही अयोग्य है तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक लोग राहुल गांधी को जी भर के गालियां देते हैं। इसका मतलब यह कि राहुल गांधी उतने नहीं है जितना उनको कम करके देखा जाता, और यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। तीसरी बात, 2019 से 2024 की तुलना करेंगे तो शायद हम ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी तरफ से एक सर्वे हुआ ईटीजी रिसर्च का और टाइम्स नाउ का, उसमें अगर आप एनडीए का वोट शेयर देखें तो 42.6% है, और जो इंडिया का वोट शेयर है वो 40.15% है। उसमें बीआरएस शामिल नहीं। बीआरएस का अगर 1.15 अगर आप जोड़ देंगे तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में 1% से कम का गैप है। इसका मतलब यह है कि इंडिया और एनडीए 2024 की लड़ाई में सीटों का कन्वर्जन की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वोट परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूं। और जब वोट परसेंटेज अभी इतना क्लोज है तो इसका मतलब यह कि लड़ाई तगड़ी होने वाली है। अब उसमें 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आती है गठबंधन के साथ, या इंडिया कितनी सीटें लेकर आता है, अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन मैं चूंकि आपके अपने सर्वे का डेटा मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, तो इसलिए यह जरूरी है कि जो लड़ाई इस वक्त है उसको कमजोर करके ना आका जाए, और यह असली लड़ाई जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 सीटों पर अपना प्रभुत्व जमा पाएगा उसकी सरकार दिल्ली के अंदर बननी काफी हद तक तय होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं, काफी बहुमत से जीते हैं, और लोकसभा में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो 2012 में असेंबली के चुनाव में 15% वोट शेयर उसका था, और विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में 20% उसका वोट शेयर था। और कांग्रेस पार्टी जो नॉन एंटिटी थी उसको 21 सीटें 2009 के चुनाव में जीतने को मिली थी अप्रत्याशित रूप से। तो राजनीति में कब पासा पलट जाता है, कब माहौल बदल जाता है, ये कहना मुश्किल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि पासा पलट सकता है, लेकिन राहुल गांधी को वायनाड से लड़ना चाहिए, अमेठी से नहीं। क्यों? डर है कि वहां जीत नहीं पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई में अमेठी से लड़ाना होना चाहिए तो प्रियंका गांधी को वहां से उतारना चाहिए। तो राहुल गांधी नहीं लड़ सकते। सुब्रांश राय जी, कोई भी ये नहीं मान सकता कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए सफर आसान और सरल होगा। इसका मतलब क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस, क्या सिर्फ गठबंधन, क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से चुनाव जीते जा सकते हैं? नविका जी, ऐसा है कि राजनीति परसेप्शन का खेल है, पहली इंपॉर्टेंट बात। लेकिन आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक शब्द मैं लिख के रखा हूं। अजय आलोक जी जय भ्रष्टाचार 2-3-4 बार जिक्र किया। ऐसा माना जाता है कि जो बात हृदय में होती है वही जुबान पे आती है, और शायद जय भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है कि इस देश में 450 करोड़ रुपए में मंगलयान लॉन्च होता है और 500 करोड़ रुपए में 2 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग। मतलब जो सड़क बनाई जा रही है वो सोने और हीरो से जड़ित बनाई जा रही है।
इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और ये सीएजी की रिपोर्ट में है। तो ये देश देख रहा है, परसेप्शन ऐसे बदलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस आयुष्मान योजना का रोज गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर उनके प्रवक्ता तक रोज बाजा बजाते हैं, प्रचार करते हैं, उस आयुष्मान योजना में सीएजी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि एक मोबाइल के ऊपर 7.5 लाख आयुष्मान योजना इनरोल हुआ है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर एवरेज सिर्फ 5-6 लाख रुपए भी मान लिया जाए तो कल्पना करिए नविका जी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और शायद अजय आलोक जी को पता नहीं है कि संगठन होना नहीं होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस भारत के राष्ट्र में 1980 से पहले आपका कोई वजूद नहीं था। संगठन की चीज है, परसेप्शन है और एक बन जाता है। जिस दिल्ली में आप बैठ के राज करो उस दिल्ली में हम 67 साल तक थे, परसेप्शन है, बन जाता है। इसी दिल्ली में प्याज महंगा होने पे सरकार गिर गई थे। आज देश देख रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की दुहाई दे देकर आप आए थे, आपने 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं आप। ये है आपके सरकार की उपलब्धि। तो देश देख रहा है, परसेप्शन ऐसे ही होता है। टमाटर 200 रुपए किलो का है, ऐसा ही होता है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का बेच रहे हैं, 3 गुना रेट। आपके पास काडर नहीं है, कोई बात नहीं। परसेप्शन से आप चुनाव परसेप्शन से आप चुनाव जीतेंगे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। महंगाई भ्रष्टाचार में दोबारा अमेठी का चुनाव परसेप्शन के सहारे जीता जाएगा, आप सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। अमेठी का चुनाव बिल्कुल परसेप्शन के सहारे ही जीता जाएगा। जो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग चुके, 5 साल में एक बार भी अमेठी के दर्शन करने नहीं गए, बिल्कुल परसेप्शन के हिसाब से चला जाएगा। चुनाव जी को लगता है मेरी बातें ज्यादा चुभ गई लगता है, क्योंकि सीएजी में क्या जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा वो भी जरा देख लेते साहब, कि बहुत सारी त्रुटियां इंगित नहीं की गई हैं, बहुत सारी चीजों को बताया नहीं गया है। और आयुष्मान भारत की बात आप हम मुझसे ज्यादा क्यों कर रहे हैं? मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे हॉस्पिटल में आयुष्मान है। आयुष्मान भारत से 1 रुपया नहीं निकल सकता है जब तक उसको क्लेम के लिए नहीं भेजा जाए। तो कहां भ्रष्टाचार हो गया? तो इसलिए जब तक पूरी चीजों की जानकारी ना हो नहीं, तो आप गलत बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक। नहीं, सीएजी से आप बड़े नहीं हैं, आपके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी कितनी बार गए हैं अमेठी 2019 के बाद? मैं पूछना चाहती हूं, मेरी रिसर्च टीम बोल रही है कि बहुत व्यस्त रहे हैं, 2 बार गए हैं, 2021 में 1 बार और उसके बाद 1 बार, 2 बार अमेठी गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में परसेप्शन है राहुल गांधी जीते। आपकी रिसर्च टीम और भारतीय जनता पार्टी तो ये मान रही है कि अब ये अजर अमर हो गए हैं रावण की तरह, इनका राज्य अंग्रेजों की तरह चलेगा, सूर्यास्त उनमें होगा ही नहीं, ऐसा इनको घमंड है। इसीलिए बार बार ये लाल किले की प्राचीर से ही घमंड भरे शब्द बोल रहे हैं। और उनके लोग भी ना, ये परसेप्शन की बात नहीं कर रही, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, डेटा है। आप भी कर लीजिए रिसर्च। मैं फैक्ट पे 2 बार गए हैं, 2 बार गए हैं परसेप्शन पे जीत जाएंगे। मैं आप ही की बात को बड़ा कर रहा हूं। ये जो घमंडिया शब्द भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके तमाम नेता और इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कर रहे हैं, उसी का चलता फिरता प्रारूप है। क्योंकि टीम इंडिया से बढ़, सुन तो लीजिए मान्यवर, टीम इंडिया के सामने आपका वजूद खत्म होता जा रहा है। देश देख रहा है कि पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान में आपने जहर बोया है। देश देख रहा है कि आप आए थे 2 करोड़ नौकरी साल देने के बजाय आप आए थे राष्ट्र निर्माता बनकर, और आपकी भूमिका राष्ट्र विक्रेता की हो गई। आप सुन तो लीजिए, अरे डॉक्टर साहब सुनिए। रही बात ये, यही देश है, सुन तो लीजिए, यही देश है और यही सीएजी है। 2013 का दौर था, आज वही सीएजी ने आपको रिपोर्ट किया है कि 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर आप सड़क बना रहे हैं। सरकार ने क्या जवाब दिया वो आप देश को बताइएगा, लेकिन देश देख लिया कि 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ हो सकता है? पेट्रोल महंगा, आए थे आप पेट्रोल की कीमत आधा कर रहे, गैस सिलेंडर 3 गुना महंगा। हर मुद्दे को कोर्ट लेके जाते हैं, राफेल हो, आर्टिकल 370 हो, इसको भी ले जाइए और ये कोर्ट में तय होने दीजिए। तब तक आप अमेठी की बात बताइए। सीएजी भारत की संस्था है, नरेंद्र मोदी जी सीएजी के आज हेड वही हैं जो नरेंद्र मोदी जी के पहले एलजी थे जम्मू कश्मीर के। अगर सरकार के अंदर से कोई बात बाहर निकल कर आ रही है, और एक और बात, अगर सरकार के अंदर से कोई बात निकल रही है तो सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। मणिपुर भी भारत में था, नरेंद्र मोदी खामोश थे। अब संस्थाओं पर आपका विश्वास तो है ना? नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? दोनों तरफ मत कीजिए, दोनों तरफ मत कीजिए, क्योंकि आपने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारी संस्थाएं बर्बाद कर दी हैं। अब संस्थाओं पर विश्वास है कि नहीं? ऐसा नहीं कहा कि सारी संस्थाएं, ये लोकतंत्र की संस्थाएं संविधान से चलती हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जो इसका
मतलब उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं अनुराग निभाते, अनुराग भदौरिया जी, तो आप मुझे बता दीजिए परसेप्शन क्या है कि देश में हमारा संविधान चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कभी कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन सही है, सही काम कर रही है, कभी कहते हैं देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हो क्या रहा है? परसेप्शन ये है कि पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये किन बातों पे बात करती है? परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार पे, तुष्टीकरण पे। परिवारवाद का इनका मतलब होता है जब परिवारवादी पार्टी इनके साथ आ जाएंगी तो वो परिवारवाद में नहीं रहती हैं। जैसे शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई, अपना दल आ गया, निषाद आ गए, राजभर जी आ गए, चिराग पासवान की पार्टी आ गई, चौटाला आ गए, उसके पहले अकाली दल भी थे, पीडीपी थे। अब ये चूंकि इनके साथ आ जाते हैं तो परिवारवादी पार्टी नहीं रहती। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर इंडिया गठबंधन है तो पीडीए क्या है? ये अलग अलग नाम क्या है? ये अमेठी पे चर्चा नहीं, बाकी चीजों पे चर्चा क्यों है? क्या कहीं आपको थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन, थोड़ी सी लाइन में कुछ कटी हुई लाइन नजर आ रही है? कुछ समझ आ रहा है कि ये चल क्या रहा है? अगर राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से लड़ रहे हैं तो मैसेज क्या है? मैसेज क्या है बीजेपी को और मैसेज क्या है इंडिया गठबंधन को? और जब अखिलेश यादव बात करते हैं तो इंडिया और पीडीए साथ साथ बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, अखिलेश यादव ने जब शुरू में ही ये गठजोड़ बना था तो बहुत साफ साफ कहा था कि भाई ये पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसको वो कहते थे, और उनका प्रस्ताव भी था कि कुछ इसी तरह का गठबंधन का नाम होना चाहिए। लेकिन उनकी बात सिरे से खारिज कर दी गई, कहें कि उस पर कान ही नहीं दिया किसी ने। इसके बाद भी कई प्रस्ताव आए, अलग अलग नाम आए, उसमें कहा गया कि भाई इसमें इंडिया होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आया। फिर अंत में कहा गया कि शायद राहुल गांधी का प्रस्ताव था जो ममता बनर्जी के जरिए उन्होंने इसको रखवाया और स्वीकृत कराया। लेकिन असली मुश्किल कहां है? असली मुश्किल यह है कि क्या सचमुच एक तरह से पूरा ये गठजोड़ सोच रहा है? ठीक है, मुश्किलें होती हैं, इनके अपने कई ऐसे भ्रम हैं, कई ऐसी दरारें हैं, लेकिन क्या एक साथ बैठकर मुश्किल है? जो अनुराग भदौरिया भी बोल ही नहीं पा रहे, बोलते हैं, थोड़ा तो धैर्य रखा करिए। पत्रकार हैं तो आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल? आप बताइए, गंगा साफ हो गई, गंगा मैया साफ हो गई, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे डर के मारे? गंगा मैया साफ हो गई, आप तो इलाहाबाद से आते हो, गंगा मैया साफ हो गई, उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। क्या काशी क्यूटो बन गया, उसमें बोलने को तैयार नहीं हो? अरे बड़े अजीब व्यक्ति हो, कहते हो मैं पत्रकार हूँ। अरे भैया, जो आपके इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यमुना भी नहीं साफ की। 2015 का वादा है, 2023 तक नहीं की। आप उसके बारे में बोलते हैं क्या? अनुराग भदौरिया जी, आप उसके बारे में बोलते हैं क्या? पार्टी के लोग हैं, धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आप डरना चाहिए, विपक्ष के लिए बोला करो। और डराते हैं, धमकाते हैं, हल्ला बोलते हैं, करने लगे। अनुराग जी, अनुराग जी, आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? दर्द कहाँ है? अरे मेरी दिक्कत यह है कि भाई पत्रकार होके कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए। मेरी दिक्कत यह है कि आप एक ही तरफ बोलते चले जा रहे हैं कि नहीं विपक्ष गड़बड़, तो ये भी बोलिए ना। तो आपको दर्द है कि हर्षवर्धन जी आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं, या सही बात क्यों कहते हैं? आपका दर्द ये है। अब हर्षवर्धन जी, आप इनके बारे में कुछ अच्छा क्यों नहीं कहते? आप बोलने को नहीं तैयार। लोकतंत्र है, कुछ अच्छा कह दीजिए इनके बारे में भी। अरे मैं कहता हूँ अच्छा है तो मैंने कहेंगे हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। काहे के निष्पक्ष पत्रकार हो? पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि आप एक तरफा बोले जा रहे हो। पत्रकारिता का धर्म निभाइए, पहले पत्रकार का धर्म सीखिए कि पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। आप पत्रकार का धर्म नहीं जानते। अनुराग जी, आप नेता का धर्म निभाइए, आप नेता का धर्म निभाइए, पत्रकारों का जो धर्म है हम निभा लेंगे, हम देख लेंगे। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पिए, नेता का धर्म निभाएं, फर्ज निभाएं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पत्रकारिता का पूरा फर्ज निभाएंगे। अब मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं हर्षवर्धन जी। देखिए नविका जी, असली संकट यही है, और मैं तो बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि पुराना समय चला गया भाई। अब पत्रकार सरकार नहीं बना सकते, और पत्रकार का काम किसी भी पार्टी को सत्ता में ले जाना नहीं है। अगर पत्रकारों के भरोसे आप लोग बैठे हुए हैं, ये गठजोड़ बैठा है, तो ठीक है, एक बड़ा वर्ग है पत्रकारों का जो आपकी सरकार बनाएगा, लेकिन मुझे तो जो दिखेगा मैं वही बोलूंगा। और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो न लगे,
आप सत्ता में थे, हल्ला बोल देते थे, थोड़ा डराते धमकाते थे, डर लगता है भाई, सबको डर लगता है आप जब डराने लगते हैं तो। लेकिन आप धर्म और मत सिखाया कीजिए। धर्म और बोलते हैं तो आपके खिलाफ और कई चीजें आ जाएंगी। आप अगर पत्रकारिता का धर्म सिखाने लगेंगे तो सबको याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का धर्म संकट समझिए, धर्म संकट समझिए। वो धर्म संकट क्या है? वो धर्म संकट ये है कि वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सहित सभी पार्टियां उनके पीछे तो आए, लेकिन कांग्रेस ऐसी भी ना मजबूत दिखने लगे जिससे कि उनका संकट बढ़ जाए। वो वाला धर्म संकट जो राजनीति का धर्म होता है कि भैया ये मोटा हो जाएगा तो हमारे हिस्से से हमको ही तो सीट पे और कम रहना पड़ेगा। और इसीलिए 2 सीटों तक तो, जिसको कहें कि एक मन जरा सा मसोस के 2 सीटों पे तो पहले की तरह समझौता हो सकता है, जो मुलायम सिंह जी करते थे कि अंतिम समय में भैया प्रत्याशी नहीं खड़ा करना है, वरना हो सकता है 2014 में भी हार जाते राहुल गांधी। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये अगर साहस नहीं कर पा रही है, पत्रकार भी ये सलाह देने की साहस नहीं कर पा रहे हैं कि जो पारिवारिक सीट है वहां से राहुल गांधी लड़े, तो मुझे क्या कहना है? बाकी मेरे मुंह से निकलवाना हो तो मैं कह दूं हाँ भाई बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं आप लोग, एकदम अद्भुत हो जाएगा, मोदी जी को प्रियंका जी एकदम हरा देंगी, एकदम पूरा पूर्वांचल साफ कर देंगे, मैं कह देता हूं, खुश हो जाइए। आशुतोष जी, आशुतोष जी, ये बात तो आप भी मानेंगे, ये बात तो आप भी मानेंगे कि अमेठी और वाराणसी में दोनों में अब क्या जवाब देंगे आप? अनुराग जी, तारीफ आपकी कर दी, अब आप हलवा भिजवाइए, लड्डू भिजवाइए, लेकिन आशुतोष जी, वाराणसी और अमेठी में भी अगर कांग्रेस पार्टी के एक मिनट अनुराग जी एक फेडर पर मत ले जाने दिया करिए मुझे। आशुतोष जी को भी तो बोलने का हक है, संविधान के तहत उनको भी हक है, और थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट चलने दीजिए। वो भी पत्रकार है, शायद आपके बारे में कुछ अच्छा ही कह दे, क्यों ब्लॉक कर रहे हैं आप उन्हें? आशुतोष जी, मैं पूछ रही हूं, अगर अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ते और आज हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से मोदी जी को हरा पाएंगी, इसके चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये क्या दर्शाता है? क्या इंडिया गठबंधन जो है वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करेगा कि वहां इतनी बड़ी वोट शेयर हो जाएगी कि मोदी जी को हरा सके? अभी मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि कौन वहां किसको हरा सकता, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कोई भी सीट जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होती। अगर मिसेस गांधी रायबरेली से 77 में हार सकती हैं, संजय गांधी अमेठी से हार सकते हैं, और ममता बनर्जी अगर बंगाल में अपने चुनाव में अपने क्षेत्र में जीत सकती है, जब उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें लेके आ सकती है, तो कोई भी नेता हार सकता है। इसलिए ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने जो बात ये कही थी कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसका बहुत स्पष्ट कारण था। वायनाड ने उनको जिताकर भेजा है और उनकी लॉयल्टी वायनाड के प्रति होनी चाहिए। अमेठी में उनकी पार्टी से कोई दूसरा आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, और मैं भी उत्तर प्रदेश को थोड़ा बहुत समझता हूं। स्मृति ईरानी के लिए कोई अमेठी इस बार कोई बहुत आसान सीट नहीं होने वाली है। अगर वहां से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत सब कुछ अचानक बदल गया है, और कोई भी नेता कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, वो कहीं से भी जब तक मेहनत नहीं करेगा, वहां काम नहीं करे, तब तक उसके जीतने की संभावना बहुत कम होती। इसलिए स्मृति ईरानी जीते अमेठी से मेरी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी। लेकिन अगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड भाई बीजेपी लेकर चलेगी कि वो लड़ेंगे और जीत जाएंगी, तो उसमें दिक्कत होगी। आपने कहा वायनाड ने उन्हें जिताकर भेजा है, तो वायनाड से ही लड़ना चाहिए। 2004 2009 में तो वो जीते थे अमेठी से भी, एक बार हारे हैं, तो अमेठी को छोड़ देना चाहिए और नई लॉयल्टी वायनाड के साथ। ये अजय आलोक जी लॉजिक है, ये लॉजिक है जो आशुतोष जी बता रहे हैं। अजय आलोक, नविका एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी बड़ोदरा बिल्कुल यूपी आए थे, ये मत भूलिएगा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के यूपी चुनाव लड़ने आए थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, ये पॉलिटिकल और वडोदरा से भी जीते थे। नहीं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का सवाल है। लेकिन जिस गुजरात ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुजरात ने उनको प्रधानमंत्री बना के, ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी,
देखिए, आशुतोष जी को याद दिला देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में बनारस से और साथ में बड़ौदा दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से विजयी हुए और जीतने के बाद उन्होंने बिल्कुल आस्था काशी मैया में, गंगा मैया में जताई और काशी को अपना घर बना लिया। और आज काशी को कभी वो छोड़ेंगे नहीं, और जो काशी को तभी छोड़ेंगे जब उनको मुक्ति मिलेगी, उसके पहले वो काशी को नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये अपना अपना कमिटमेंट होता है। मैं आशुतोष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी जी को वायनाड ही रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, 19 में राहुल गांधी को सपना नहीं आया था कि मुझे वायनाड से भी लड़ना चाहिए। वो फीडबैक्स आए थे जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से 19 में चुनाव हारने जा रहे हैं। तो एक समझदार राजनीतिक वही होता है जो अब थोड़ा कुछ आगे का भांप लेते। कुछ कांग्रेस के थिंक टैंक ने भांप लिया था कि ये हार सकते हैं और इसीलिए उन्होंने वायनाड चुना, जो कि सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है लुकिंग एट द इलेक्टोरेट कि 49% वहां पे माइनॉरिटीज है। राहुल गांधी यहां से आराम से निकल जाएंगे और AIUFL से भी समझौता हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज पब्लिक भी पूछ रही है सवाल। अक्षत सिंह का वाराणसी यूपी से सवाल है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि राहुल गांधी पिछले 4 साल में कितनी बार अमेठी गए हैं? अमेठी के लोगों के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर आप उनकी जीत का दावा कर रहे हैं? बताना चाहिए। देखिए, अभी आपकी रिसर्च टीम ने बताया है कि कितनी बार गए हैं, लेकिन अक्षत बनारस के रहने वाले हैं, काशी के रहने वाले, तो ये फिर वही बात ना, कहानी वहीं से शुरू होती कि 2019 से या 2014 से पहले नरेंद्र मोदी बनारस कितनी बार आए हैं। राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग फॉर ग्रांटेड। एक सिचुएशन है, एक परसेप्शन है। 2014 से पहले 2013 और 14 का जो 12 महीने का टेन्योर था, 1,76,000 करोड़ का एक CAG की रिपोर्ट थी जिसके इर्द गिर्द घूमता था। 2023 और 2024 भी उसी CAG के रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां 250 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में 1 किलोमीटर सड़क बन रही है और ये सड़क नरेंद्र मोदी जी को उस सड़क के किनारे पहुंचा देगी जहां से वो आए थे अपने 2 सांसदों की सीट लेकर। तो आप निश्चिंत रहिए अजय कुमार जी, अजय आलोक जी, आपकी हताशा दिख रही है क्योंकि अब आपके भ्रष्टाचार का जो बबल था वो फट गया है। देश ने आपको 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क देखी। आप देश में बार-बार एक ही बात कह रहे हैं। जितेंद्र यादव का प्रयागराज से एक सवाल है और प्रयागराज से सवाल में पूछ रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम पर 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे आम आदमी का वो सपोर्ट जीत पाएंगे? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। टीम इंडिया है। राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी जब टीम इंडिया का गठन हो रहा था उससे पहले, और ये डिस्कशन उनकी पब्लिक डोमेन में है कि हर किसी को अपने निजी स्वार्थ को 10% भी अगर वो त्याग करता है। राजनीति में सर हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना और हर किसी को अपने नंबर्स बढ़ाने, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अपने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। कोई बड़ा बन के करेगा, कोई छोटा बन के करेगा, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कोर लाइन जो इसके बीच में खींची गई है वो ये है कि 2024 में हिंदुस्तान अपने संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेगा। 2024 में इस देश का युवा बेरोजगारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी से सवाल पूछकर वोट करेगा। 2024 में इस देश की महिलाएं और बेटियां न्याय मांगने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि उनको मणिपुर भी दिख रहा है और दिल्ली में बैठी पहलवान बेटियां भी दिख रही हैं। दिल्ली से सवाल है और आनंद मणि लखेड़ा जी पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि अजय आलोक जी से पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी केवल वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे या 2014 की तरह सेफ साइड के लिए कोई और भी सीट चुनेंगे? अजय आलोक। कोई और सीट चुनने की जरूरत नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जी काशी में आके काशी के हो गए, बाबा विश्वनाथ की गोद में बैठे हुए उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। और प्रियंका जी अगर लड़ने आती हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी कि प्रियंका जी आए, और हम तो चाहेंगे कि प्रियंका जी आंसर है, आपकी तरह गोलमोल आंसर नहीं है। गौरव सेंगर का कानपुर से सवाल है और पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया से कि क्या समाजवादी पार्टी वाराणसी जैसी अहम सीट प्रियंका गांधी के लिए
छोड़ देंगे? जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का क्या होगा, क्या करेंगे? अनुराग जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर प्रवक्ता कह रहे थे कि बड़ा धर्म संकट है। हाँ बिल्कुल, आपके अंदर धर्म संकट चल रहा है कि बीजेपी अब हारने वाली, इसीलिए आप धर्म संकट में। हम नहीं है, क्योंकि हमें राष्ट्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। आप जनता को जवाब दीजिए ना। जब राष्ट्र बड़ा होता है, आप नेता है, जनता का सवाल है, जनता को जवाब दीजिए। तब ये सब चीजें नहीं सोचते हो। तो जनता का सवाल बता रहा हूं कि जनता से कह रहा हूं कि राष्ट्र प्रथम है। अभी राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई, मैंने पहले फिर रिपीट कर रहा हूं, महिला समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इन मुद्दों पे सब हम एक हैं। और जब इस मुद्दों पे एक हैं, हमारे वैचारिक, हमारे मतभेद वैचारिक, हमारी आइडियोलॉजी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। अभी तो पिक्चर बाकी है। मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को एक और बैठक है इंडिया गठजोड़ की, लेकिन उससे पहले ही अगर अजय राय की बात माने तो राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी शायद वाराणसी से लड़ सकती हैं। ये बड़ा बम क्या करेगा आने वाले हफ्तों में, हम इस खबर के पीछे लगे रहेंगे। जन आक्रोश क्या है? आक्रोश बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? किस तरफ वोट जा रहे हैं? जनता का झुकाव किस तरफ है? ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस